दोस्तों, आज पेश है कानून का पंजा। ये खबर चित्र है दोस्तों। विजय और अमर दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों सेंट जेवियर स्कूल की 9वीं कक्षा के छात्र हैं। एक समानता के अलावा उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। विजय पुलिस सुपरिटेंडेंट रमाकांत का इकलौता बेटा है। मुंह चढ़ा, बड़ा शरारती, चंचल और हाजिर जवाब दिलखुश बेटा है। पढ़ाई को छोड़कर वह अपने स्कूल में हर विषय में अव्वल रहता है। जबकि अमर गंभीर स्वभाव का मेधावी छात्र है। उसके माँ बाप गरीब जरूर हैं, लेकिन वह इकलौते पुत्र को ऊंची तालीम देने चाहते हैं। अमर हर साल स्कूल में पढ़ाई में अव्वल आता है। स्कूल के अध्यापकों को भी विजय को भरपूर विश्वास है। अमर अमर ही इस वर्ष स्कूल में टॉप करेगा। इम्तिहान निकट आ चुके हैं। अध्यापक जल्दी से जल्दी कार्य पूरा करवाने के लिए अपने दायित्व से मुक्त हो जाना चाहते हैं। जोर पढ़ाई की ओर कुछ ज़्यादा ही है। इसी इन्हीं दिनों एक दिन रोल नंबर 9, पता नहीं अमर क्यों नहीं आया, और जवाब न मिलने पर अध्यापक ने अमर को खाली डेस्क को घूरा। 10, यस सर। इसी तरह 3-4 दिन, लेकिन अमर स्कूल नहीं आया। आज भी गैर हाजिर रहा। आखिर अमर को हो क्या गया है। क्लास टीचर ने विजय से मुखातिब होकर बोला, अमर तुम तो अमर के दोस्त हो, तुम्हें जानते होगे कि अमर स्कूल क्यों नहीं आ रहा। नो सर, मुझे इसके बारे में नहीं, मुझसे भी नहीं मिला। तो तुम अमर से मिलो और बताओ। अगर वह इसी तरह गैर हाजिर रहा तो पढ़ाई में काफ़ी पिछड़ जाएगा। हमारे स्कूल में उससे काफ़ी उम्मीदें हैं। यस सर, मैं कल ही स्कूल जाता हूँ और अमर से ज़रूर मिलूंगा। उस दिन विजय स्कूल से घर लौटा और उसके दिलो दिमाग में अमर का ही ख्याल चकरा रहा था। पहले पहले तो कभी अमर लगातार इतने दिनों तक क्लास में गैर हाजिर नहीं रहा। रात को तो सोते समय विजय अमर के चारों ओर अलग अलग सोचों से अलग न कर सका। जरूर कोई खास वजह रही होगी। हो सकता है अमर को तेज बुखार हो। कल सुबह अमर के घर जरूर मिल लूंगा। और अमर के बारे में सोचते सोचते जानने कब विजय की आंख लग गई और रात के 11 बजे भों 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 भों, ओह, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ खुल गई। विजय गहरी नींद से जाग उठा। टॉमी को क्यों भौंक रहा है, जरूर बाहर कोई है। अगले दिन अगले ही पल, अरे अमर यहाँ इतनी रात को हो गए। अमर को देख विजय फौरन ही अपने कमरे से बाहर निकला। अमर इतनी रात गए मुझसे मिलने, वजह बेवजह नहीं आया होगा। जल्दी ही मुख्य द्वार के निकट पहुंचा। अमर, तू इतनी रात गए, खैरियत तो है ना। विजय, मैं बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मैं सुबह तेरे घर आने वाला था। खैर बता, क्या बात है। तू कई दिनों से स्कूल नहीं आया। बड़ी मुश हम बड़ी मुश्किल में हैं विजय, तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ। अमर, एक बार कहकर तो देख विजय, मेरी माँ सख्त बीमार है। पापा कई दिनों से घर से गायब हैं। डॉक्टर कुछ दवाएं लिखा कर दी हैं, पर घर में फूटी कोड़ी भी नहीं है। समझ में नहीं आता क्या करूं। अरे, ये इसमें परेशान होने की क्या बात है। मेरे पास कुछ रुपए यहाँ भी लेकर आता हूँ। और विजय ने तेजी से गेट पार करता हुआ कोठी में दाखिल हुआ और जल्दी लौट कर आया। चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। तू क्यों परेशान होता है विजय। तेरी मम्मी मेरी भी आंटी है। अगर अमर यहाँ तो मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, लेकिन अंकल, डैडी आज रात ड्यूटी पर है, सुबह ही लौटेंगे। कहते हुए विजय गेट बंद कर दिया। और अब देर ना कर, दवाई भी देखनी तो खरीदनी है। मैं तुम्हारा यह उपकार नहीं भूलूंगा विजय। टॉमी, जब तक मैं विजय की ओर ध्यान रखना, विजय को अपनी ओर ध्यान से न देखने तो और फिर। लेकिन विजय टॉमी के पीछे आने का पता चला तो वह अमर की माँ की दवाई खरीद कर केमिस्ट की दुकान से बाहर निकला। अरे टॉमी, तू भी आ गया। क्यों आया हूँ तो तू हमारे साथ रहना चाहता है। विजय की बात सुनकर कुकू, अच्छा अच्छा ठीक है, चल। तू एक से भले तीन, दो से तीन। और फिर बीमार माया देवी को अपने बेटे अमर के लौटने के इंतजार में सुखी जा रही थी। न जाने कहाँ भटक रहा है मेरा लाल। इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती। तभी माँ, तू आ गया। अरे मेरे लाल, देखो माँ, मेरे साथ कौन आया है। विजय, माया माया देवी ने उठने की कोशिश करी, लेकिन विजय ने तुरंत बोल पड़ा, नहीं नहीं आंटी, लेटी रहिए। मेरी वजह से तुम लोग इतना परेशान क्यों
होना पड़ा रहा है। ऐसा क्यों सोचती हैं आंटी? ये तो हमारा फर्ज है, भगवान की कृपा आपको जल्दी ठीक हो जाएगी। माँ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, देखो सारी दवाई ले आया हूँ, लेकिन दवा के पैसे सब विजय ने दिए हैं माँ। फिर अमर माया देवी को दवा खिलाने के बाद, माँ अब तुम आराम करो, मैं विजय को बाहर छोड़ने जाता हूँ, फिर आऊँगा आंटी, आप फिक्र न करिएगा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बेटे। और माया देवी भी ढांचा बंधाते हुए विजय अमर के साथ बाहर की ओर चल पड़ा। घर से बाहर निकलते ही विजय ने अमर को रोकते हुए बोला, बस अब तू जा अमर, मैं चला जाऊंगा, लेकिन कल तू स्कूल जरूर आना। तुम तो देख ही चुके हो विजय, ऐसी हालत में माँ को अकेले छोड़कर स्कूल कैसे आ सकता हूँ? अगर पापा घर आते तो। आखिर अंकल गए कहाँ? वो इसी शहर में हैं, लेकिन कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम। मैं कुछ समझा नहीं दोस्त। बाप तुम इसे क्या छुपाना विजय। कुछ दिन पापा घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन क्यों? विजय प्रश्न पर जवाब देता। अमर की आंखें बरबस छलका उठी। पापा गरीबी से इतना तंग आ गए कि उन्हें पैसे कमाने के लिए हमें छोड़ दिया। रो मत अमर, ठीक 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 बता, आखिर क्या हुआ? अमर भावुकता से काबू पाने की कोशिश करता हुआ वरुण शब्द में बोला, पापा गरीबी से सख्त नफरत थी। अक्सर वे माँ से कहा करते, माया मैंने जितनी ज़िंदगी भर की मेहनत की, लेकिन कुछ नहीं मिला। आज हम पैसे पैसे पे तरस रहे हैं। प्लीज़ ऐसा पैसा ऐसा चीज़ ऐसी होती है, और अमर के पापा जिसका मिलता है उतना ही कम होता है। हमारे पास कभी इतना पैसा हुआ भी है खुद खुद सुख सुविधा साधन जुटा सकें। अपने पड़ोसियों को देखो, क्या कुछ नहीं है उनके घर में? मैं उन्हें देखती हूँ जिनके घर में दो रोटी भी नसीब नहीं होती, उनके कहीं बेहतर ज़िंदगी है हमारी। क्या खाक जी रहे हैं हम, तुम कभी नहीं समझोगी। आखिर आप समझ जाना क्या चाहते हैं मुझे? कुछ नहीं, जाओ तुम सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। पापा की बात बड़ी अजीब लगती है, लेकिन मैं चुपचाप सुनता और देखा करता। फिर कुछ दिन एक रात, जब करीब आधी रात से ज़्यादा गुजर चुकी, माँ तुम अभी तक जाग रही हो? आह, सो जाऊँ ना माँ? कैसे सो जाऊँ बेटी, इतनी रात को उन्हें कभी नहीं की, देर नहीं की। न जाने क्यों आज मेरा दिल घबरा रहा है। घबराओ नहीं पापा, आ जाएंगे, वे बच्चे थोड़ी हैं। तू समझता क्यों नहीं रे, अभी तू छोटा है। अभी माँ अभी माँ आगे कुछ कहती, लो पापा आ गए, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। और माँ ने जैसे दरवाज़ा खोला, नहीं तभी, खामोश बेवकूफ़ औरत, अगर तेरी चीख सुनकर कोई यहाँ आ गया तो न जाने क्या समझ बैठेगा। लेकिन यह खून क्या किया है आपने? बुरी तरह घायल एक आदमी को उठाकर अस्पताल पहुंचाया मैंने। अगर ऐसा न करता तो सड़क पर तड़प तड़प कर दम तोड़ देता। सच कह रही हो आप? विश्वास नहीं होता तो कल अस्पताल में जाकर खुद देख लेना। माँ पापा की बात पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ न बोली। फिर वही अगले दिन पापा सुबह सुबह काम पर निकल गए, लेकिन शाम ढले जब वो लौटे, बेटा अमर देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। पिताजी, तुम्हारे लिए ढेर सारे कपड़े और रिस्ट वॉच। तुम कहते थे ना समय का पता नहीं चलता, पापा आप कितने अच्छे हैं। परंतु जैसे ही मैंने रिस्ट वॉच को अपने हाथ में लगाया, ठहरो अमर, खबरदार जी जो घड़ी को छुआ तो। क्या बक रही हो तुम? मैं ठीक पक रही हूँ, मेरे पापा की कमाई से खरीदी हुई चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है हो गया जो तुम अपने पाप की कमाई कहती हो? अरे भगवान, कुछ यह कमाई पाप की नहीं, मेरी मेहनत की है। वो भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। मुझे भी उसी ने दिया है पगली। जब खुश हो जा, हमारे दिन सुख और तकलीफ के लद गए, दुख और तकलीफ के दिन लद गए हैं। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। सच सच बताओ, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? लॉटरी खुल गई है मेरे। कल रात मैंने जिस आदमी को जान बचाई थी, वो है उसी ने नाम में ढेर सारा पैसा दे डाला। कहाँ है वह आदमी, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मुझे तुझे मुझ पर विश्वास नहीं? नहीं। और माँ नहीं कहना था कि तड़ाक, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं, अपने पति पर विश्वास नहीं? मारिए मुझे, जान से मार डालिए मुझे, पर मुझे नहीं चाहिए आपकी यह कमाई। जहाँ से आई है वहीं ले जाइए। हा 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 हा।
ले जाता हूँ, साथ ही मैं खुद भी चला जाता हूँ। तुम मर यहाँ अपने बेटे के साथ। और अगले ही पल पापा क्रोध में बुलबुलाते हुए बिखरा सामान सामान उठाने लगे। जल्दी ही पापा का सारा सामान समेट कर निर्णायक स्वर में बोले, मैं जा रहा हूँ, हमें छोड़कर मत जाइए पापा। आप कहाँ जाएंगे? बू, इस शहर में रहने के लिए जगह की कमी नहीं है, कहीं भी रह लूँगा, पर इस घर में कभी नहीं आऊँगा। ऐसा जुल्म क्यों करते हो हम पर? मैंने आपको जाने को नहीं कहा। बू, रो, जी भर कर रो अपनी किस्मत पर। तुम जैसी बेवकूफ़ औरत का यही असर होना चाहिए। अपने आपको अपने बच्चे से दौलत प्यारी है। हाँ, मेरे लिए दौलत ही सब कुछ है। मत भूलिए, दौलत और हवस से इंसान को अंधा बना देती है, अच्छे बुरे की पहचान कभी भी भूल जाता है। कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े। अभी भी मौका है। मुझे कोसती है कमीनी, और हट जा मेरे रास्ते से। अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। और फिर पापा हमें छोड़कर चले गए। भू, पापा के जाने का सदमा माँ बर्दाश्त न कर सकी और चारपाई पकड़ ली। और अब तुम बताओ विजय, मैं स्कूल कैसे आ सकता हूँ? हिम्मत से काम लो अमर, जो हुआ बुरा हुआ। मैं तो अंकल की मेहनतकश और मेहनती इंसान समझता था उसे। उसने ऐसी बुज़दिलाना हरकत की उम्मीद कतई नहीं थी। खैर, तुम दुखी न मत हो। मैं वादा करता हूँ बहुत जल्द अंकल घर पर वापस आ ले आऊँगा। लेकिन तुम उन्हें ढूंढोगी कहाँ? अंकल को मैं नहीं, टॉमी ढूंढेगा। बस तुम अंकल का जूता और रुमाल ले आओ यहाँ। अच्छा, कहकर अमर घर के अंदर चला गया और जल्दी उसने अपने पिता की चप्पल उठा कर ले आया। पापा केवल अपनी ये चप्पल छोड़कर गए हैं, चलेगा? और विजय के कहने पर अमर टॉमी के सामने चप्पल सड़क पर रख दी। सूंघ ले टॉमी अंकल की गंध और अच्छी तरह अपने नथनों में बसा ले। अंकल को ढूंढना है, वो जहाँ भी हो मुझे आकर बताना। सू 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 सू। अच्छा, गंध लेने के बाद टॉमी चप्पल से हटकर खड़ा हो गया। विजय अमर विदा लेते हुए बोला, अच्छा दोस्त, अब मैं चलता हूँ, तुम घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जाओ अंदर जाओ, आंटी की तुम्हारी राह देख रही होगी। अच्छा। अमर घर अमर के घर से दाखिल होने के बाद, चल टॉमी, अपन भी घर चलते हैं। तू मेरे साथ है तो मुझे डर काहे का? लेकिन अभी कुछ ही देर का फासला तय कर पाया था। अरे अरे टॉमी, किधर जा रहा है टॉमी? और कुछ समझ पाता, तू मुझे छोटे रास्ते से ले जाना चाहता है, लेकिन टॉमी तू जानता है यहाँ रास्ता कितना खतरनाक है। इस राह पर कब्रिस्तान पड़ता है। टॉमी रुक जा। टॉमी नहीं रुका। ओह, तू नहीं मानेगा। जैसे तैसे कब्रिस्तान की ओर विजय के दिल धड़ धड़ बजने लगा रही थी। उफ, कितना भयानक सन्नाटा है। कहीं कोई मुर्दा कब्र उठ से उठकर आ गया तो जान आफत में आ पड़ेगी। और जैसे ही विजय कब्रिस्तान के निकट गुजरा, अरे ये तो अंकल है। हिस, चल भाग यहाँ से। आ कहाँ से आ मरा तू? टॉमी अब समझा। टॉमी मुझे इस रास्ते पर क्यों लेकर आया? अंकल इतनी रात गई यहाँ क्या कर रहे हैं? सोते हुए विजय ने जैसे ही सोचते ही विजय ने जल्दी से निश्चित किया कि वह चुपचाप अमर के पिता की निगरानी करेगा। और उधर, अबे जाता क्यों नहीं मेरे बाप? क्यों मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? वो और लेकिन टॉमी टस से मसना हुआ और न होते देख अमर के पिता ने एक पत्थर उठाकर टॉमी पर खींच कर मारा। भाग वरना जान से मार डालूंगा। और टॉमी कुकाता हुआ झाड़ियों के पीछे जाकर अमर का पिता की नजरों से ओझल हो गया। भाग गया, जान गया, साला, जान छुटी, कट कट कट। और धर्मदास ने कबर की आड़ में रखा फावड़ा उठाया और करीब जमीन खोदने लगा। आदमी ईमानदार है और समझदार भी। जल्दी धर्मदास जमीन में गहरा गड़ा सूटकेस निकाला और सेठ की तरफ बताते हुए बोला, यह आपकी इमानत सेठ जी, गुड। हम तुमसे बहुत खुश हुए धर्मदास। तुमने न केवल हमारी जान बचाई बल्कि हमारे माल की भी हिफाजत की है। यह लो तुम्हारा इनाम, पूरे 10,000 रुपये। 10,000? वाह सेठ जी वाह, वाकई इंसान नहीं देवता है। और जल्दी अमर के पिता ने बोतल खाली की एक तरफ उछाल दी। बोतल खाली हो गई साली। तभी वो लगता है सेठ जी आ गए। थोड़ी देर बाद ही काली ये थोड़ी देर बाद ही एक काली कार कुछ फासले पर आकर रुक गई। कार की हेडलाइट ऑफ नहीं की गई। में दो साये नीचे उतरे, अमर के पिता के सामने खड़े हुए। हमें विश्वास था धर्मदास तुम जरूर आओगे,
कैसे नहीं आता सेठ जी, अमानत में खयानत करना हिच बेईमानी का काम होता है हिच, मैं बेईमान नहीं हूँ हिच। शाबाश धर्मदास, हमें तुमसे यही उम्मीद थी, लाओ हमारी अमानत हमें लौटा दो। अभी लो सेठ जी, हिच हिच कह कर। तभी बस बस बहुत हो चुका भाषणबाजी, अब मुझे सूटकेस मेरे हवाले कर दो। नहीं, खबरदार सेठ, कोई गलत हरकत की तो गोली मार दूंगा। तुम पुलिस की गोली से तो बच गए, लेकिन मेरी गोली से जिंदा नहीं बचोगे। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। सेठ का साथी सूटकेस छीनने की गर्ज में, मैं कुछ भी कर सकता हूँ सेठ, अब यह दौलत सर मेरी है। हाँ हाँ हाँ, यह हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी तेजा। उधर धर्मदास का तेजा की यह हरकत देख कर ताव में आ गया। नमक राम जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। अगर तूने अपनी खैरियत चाहता है तो सूट के सेठ को लौटा दे। मैं तेरी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ धर्मदास जी, खाली हाथ। धर्मदास जो हाथ में आया माल लौटा दे। और तेजी तेजा अपनी बात पूरी भी न कर पाया था कि धर्मदास का रिवॉल्वर की की परवाह करे बगैर ही छलांग लगा दी। धड़ाक। आह, तेजा ने शक्तिशाली प्रहार, धर्मदास को होश उड़ गए और रिवॉल्वर। तभी मौका देख सेठ जी ने गजब की फुर्ती दिखाकर अपना रिवॉल्वर निकाला, लेकिन इससे पहले ही तेजा ने फायर कर दिया। आह, अगले ही पल सेठ निर्जीव शरीर जमीन पर पड़ा था। चलो सेठ का काम तमाम हुआ, लेकिन पुलिस को चकमा देने के लिए मुझे इस बेवकूफ़ धर्मदास को मेरा मोहरा बनाना चाहिए। और विजय की उपस्थिति से बेखबर तेजा कार सुनसान कच्ची सड़क पर दौड़ा दी, लेकिन कार के रवाना होते ही टामी उसके पीछे दौड़ने लगा। और लगभग आधे घंटे बाद कार अंदर दाखिल हो गई। अंधेरा होने की वजह से गेट बंद कर रहे हैं लगा। कद्दार आदमी की नज़र में टामी पर नहीं पड़ी। उधर कार रुकने के थोड़ी देर बाद, यह यहाँ तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है नजर आ रहा, फिर खूनी कहाँ गया। और फिर उसने अपनी रिवॉल्वर की उंगली के निशाने मिटाई और तेजा ने बड़ी सफाई से रिवॉल्वर बेहोश पड़े धर्मदास के हाथ में थमा दी। अब यह आराम से पड़े रहे गधे, अब मुझे तुम्हें होश आएगा तो पुलिस यहाँ पहुँच चुकी होगी। हा हा हा। थोड़ी उधर गाड़ी उधर गाड़ी की आठ में दुबके विजय ने यह सब कुछ देखा और सुना था। अच्छा, अगर यह खूनी कार में फरार हो गया तो इसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसका पीछा करना जरूरी है। सोचते ही विजय ने आंखों में चमक उठ गई और अगले ही पल उसने, और इससे पहले कि वह कार फरार हो पाती हो ना हो, यहाँ से निकलने के लिए जरूर कोई खुफिया रास्ता है। और अगले ही क्षण विजय खुफिया रास्ते की खोज करने लगा। उधर इंस्पेक्टर चक्रधारी को फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने सूचना दी, इंस्पेक्टर सेठ करमदास का खून हो गया, अगर आप हत्यारे को पकड़ना चाहते हो तो फौरन कब्रिस्तान पहुंचाए। तुम कौन हो? लेकिन दूसरी ओर से संबंध विषेद हो गया। इंस्पेक्टर चक्रधारी फोन करने वाले पर जुल्ला उठा, इडियट। परंतु फिर भी वह एक पल गवाए बिना इंस्पेक्टर चक्रधारी अपने दल बल सहित कब्रिस्तान की ओर बढ़ गया। उधर धर्मदास को जैसे ही होश आया, उसकी नज़र सेठ करमचंद पर पड़ी। सेठ जी, फिर जैसे ही धर्मदास ने अपने हाथ में थमे रिवॉल्वर का एहसास हुआ, वह रिवॉल्वर फेंक सेठ करमचंद के करीब पहुंचा। सेठ जी, सेठ होश में आइए, आंखें खोलिए। लेकिन सेठ करमदास का शरीर सीधा करते ही खून खून खून। तभी, खबरदार, जो अपनी जगह ऐसे ले तो कोशिश की तो गोली मार दूंगा। पुलिस, आइए देखिए दरोगा साहब, देखिए सेठ जी का खून हो गया। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें खून के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। नहीं नहीं, मैंने खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मुझे पर यकीन कीजिए। धर्मदास गिड़गिड़ाया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे ही तुमने ही किया है और तुम कानून के पंजे से नहीं बच सकते। और फिर धर्मदास और फिर चक्रधारी के आदेश पर रिवाल्वर हवलदार नेकी सिंह ने धर्मदास के हाथों में हथकड़ी डाल दी। भगवान, ये क्या हो रहा है? भू, अब भगवान को या क्या याद करता है? बदमाश, जैसे काम करता है वैसे ही फल देगा भगवान। गोली रंग लाएगी। दोस्तों, जल्दी आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों, पेश है गोली रंग लाएगी।
दोस्तों जल्द ही आएगी आपके सामने।